दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का जो संवैधानिक लोकतंत्र है और उसमें जो सेकुलरिज्म के प्रावधान है, उनको लेकर बहुत सारे मिथक, बहुत सारी बातें, उनका भ्रम तो लगातार टूटता रहा है। लेकिन इस महामारी में ऐसा लगता है कि जितने हमारे डेमोक्रेसी को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर जो भी ढोंग का एक हमने भंडार इकट्ठा कर रखा था कि हम महान डेमोक्रेसी हैं, हम महान सेकुलरिज्म हैं, हमारा सेकुलर संविधान है, वगैरह वगैरह, ये अगर व्यवहारतः देखा जाए, प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, तो वो सारे के सारे भ्रम, सारे के सारे मिथक, सारे के सारे ढोंग, वो ऐसा लगता है कि इस महामारी ने सबको ध्वस्त कर दिया है। अब जैसे मैं आपको आज की बात बताऊं, आज के अखबार जब मैं पढ़ रहा था, हालांकि वेबसाइटों पर ये सब कल मैं पढ़ चुका हूं, आपने भी पढ़ी होगी खबर, तो हमारे देश के जो सबसे सर्वशक्तिमान नेता हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनके एक आह्वान पर लोग जनता कर्फ्यू में चले जाते हैं, जिनके एक आह्वान पर लोग लॉकडाउन में चले जाते हैं, जिनके एक आह्वान पर लोग, बहुत सारे लोग देश की आबादी का ताली और थाली बजाने लगते हैं, मोमबत्ती जलाने लगते हैं। उन्होंने एक बात कल रविवार को कही थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, मुझे अच्छी लगी। और वो बात थी कि वायरस का, ये मौजूदा कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस का उनका कॉन्टेक्स्ट यही था कि वायरस का कोई धर्म नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, कोई जाति धर्म नहीं होता है वायरस का, किसी बीमारी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक खबर थी, और वो ये खबर थी कि मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल, जो अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे खुशहाल इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसका जो सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, उसका एक विज्ञापन सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी अखबार में छपता है, जो दावा करता है कि वो विश्व का सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी अखबार है। तो उसमें छपता है, दैनिक जागरण में। और उस विज्ञापन में क्या कहा जाता है कि भाई हमारे अस्पताल में जो भी मुस्लिम पेशेंट आए, वो पेशेंट और उनके अटेंडेंट, ये सभी जो हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर अपनी जांच पहले करा कर आए, टेस्टिंग करा कर आए, सर्टिफिकेट लेकर आए। लेकिन दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, दूसरे जो मजहब के लोग हैं, उनके बारे में इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब ये जो विज्ञापन छपा और ये जो डॉक्टर ने कहा, उस अस्पताल के जो मालिक हैं, ये बातें आप एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान देखिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बरक्स आप ये भी देखिए कि हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि तबलीगी जमात को लेकर क्या क्या कहा गया था, और टेलीविजन चैनलों में जिस तरह का अभियान छेड़ा गया, अभी भी जारी है। उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा कि सरकारी एजेंसी केंद्र की जब वो आंकड़े दे रही है मौत के, जब वो आंकड़े दे रही है संक्रमित लोगों के, तो वो बाइफरकेट किया जाने लगा। वो बताया जाने लगा कि अमुक लोग जो मरे हैं आज, उसमें कितने इधर के हैं और कितने अन्य हैं। इधर का मतलब जो मरकज की केस से जुड़े हुए हैं, यानी जिनका एक धर्म बताया जा रहा है। ये कई जगह किया जाने लगा। आश्चर्यजनक, दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई घटना हो कि किसी महामारी में मरे गए लोगों की धार्मिक पृष्ठभूमि बताई जा रही हो। इस वक्त भी किसी मुल्क में शायद ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये सब साइड बाय साइड कैसे चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी को सचमुच अपनी जनता, अपने समाज, अपने लोकतंत्र को सही मायने में यह संदेश देना था कि वायरस का कोई धर्म नहीं होता है, तो राष्ट्र का नाम संदेश जैसा वो देते हैं बीच बीच में आकर, वैसे एक बार इसी पर क्यों नहीं वो शिद्दत के साथ एक राष्ट्र के नाम संदेश देते कि भाई आप लोगों में, समाज में हमारी बातों का अगर गलत आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ठोस शब्दों में आज कहता हूं कि वायरस का कोई धर्म नहीं होता है। और किसी स्तर पर सरकार हो चाहे गैर सरकार हो, आप लोग भेदभाव करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, तमाम हमारी धाराएं हैं, उसके हिसाब से
धार्मिक और जातीय आधार पर, भाषाई भेदभाव के आधार पर नफरत फैलाना, विद्वेष फैलाना अपराध है, जिसका पालन अपने देश में नहीं हो रहा है पिछले कई सालों से, और पहले भी नहीं होता रहा है अनेक स्थानों, अनेक जगहों पर, अनेक समय में। तो मेरा यह कहना है कि ये क्योंकि मीडिया प्रधानमंत्री जी से, उनकी सरकार से ये सवाल ही नहीं करता, क्योंकि मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है, जिसकी रीच सबसे ज्यादा है, टेलीविजन चैनल्स, वो इस मसले को मसला ही नहीं मानते। वो तो स्वयं वही बात कहते हैं जो नफरत और विद्वेष की आंधी अंधड़ चलाने वाले संगठन हैं, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरह वो बिहेव करते हैं और उसी भाषा में बोलते हैं। और सच पूछिए तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश के न्यूज चैनलों का बड़ा हिस्सा सत्ताधारी संगठन, शासन में बैठे लोग, और जो शासन से बाहर तो हैं लेकिन जिनके रिश्ते शासक पार्टी से हैं, ऐसा लगता है कि उस पूरी राजनीतिक संरचना में एक काडर की तरह तब्दील हो गए हैं। सारे के सारे ये न्यूज चैनल वो कार्यकर्ता बन गए हैं। तो ये इसलिए स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे देश में सवाल नहीं किया जा रहा है, और जो सवाल करने वाले लोग हैं उन पर उत्पीड़न उनको झेलना पड़ रहा है, उनको केसेज में फंसाया जा रहा है, उन पर FIR किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अनेक लोगों का उदाहरण है। अभी 2 लोग जेल भेज दिए गए, गौतम नवलखा साहब जो एक बहुत मशहूर संपादक रहे हैं, और इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं आनंद तेलतुंबड़े साहब, लेखक, इंटरनेशनल रिप्यूट, इतनी विश्वविख्यात लेखक हैं वो। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि द वायर के एडिटर, फाउंडर चीफ सिद्धार्थ वरदराजन और वायर पर FIR उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो ये सब घटनाएं एक तरफ हो रही हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूं आपसे, लेकिन बहुत संक्षेप में अपनी बात मुझे कहनी है। तो ये बात मैं कहना चाहता था बड़ी शिद्दत से। और दूसरी बात कि एक ये भी प्रश्न है कि क्या कोई अखबार इस तरह का विज्ञापन छाप सकता है जिसमें मजहब, जाति और इस तरह के सांप्रदायिक विद्वेष और नफरत का मामला हो? क्या वो टेलीग्राफ एक्ट के हिसाब से, और क्या वो जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कानून हैं, IPC की जो धाराएं हैं, क्या उनका वायलेशन नहीं है? क्या इस पर भी भारत सरकार कुछ सोचती है? जो लोग FIR कराते हैं, जो लोग कार्रवाई करते हैं, अपने जो विपक्ष में आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो असहमति जो जाहिर करते हैं, उनको आप दंडित करने पर तो इतनी सारी कार्रवाई आप सडन करते हैं, लेकिन कानून के जो वायलेटर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा जो मुद्दा दोस्तों मैं आज उठाना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो बार बार बात कही जा रही है अपने चैनलों के बारे में, मैं अखबारों के बारे में अगर सच पूछिए तो न्यूज जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया जिसको अखबार कहेंगे, उनका जो बड़ा हिस्सा है अंग्रेजी में बेहतर काम कर रहे हैं। वो देश के सामने महामारी की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसको समझा जा सकता है, जिनसे सबक लिया जा सकता है और जिनसे जनता को भी शिक्षा मिलती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तमाम महत्वपूर्ण खबरें पेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं न्यूज चैनलों के बारे में एक बात आज जरूर कहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया बोल में मैं केवल आलोचना करता हूं, लेकिन मैं आज प्रशंसा भी करना चाहता हूं। दोस्तों, एक कहावत है अंग्रेजी में, ओल्ड इज गोल्ड। सचमुच NDTV 24/7 के जो संचालक हैं प्रणय राय, उन्होंने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, एक ब्रॉडकास्टर का, एक संपादक का, एक प्रेजेंटर का। उनका जो प्रोग्राम है न्यूज 24 NDTV 24/7 पे, NDTV टाउन हॉल, उसमें कोविड-19 को लेकर, इसके वैश्विक संदर्भों को लेकर, इसके स्वास्थ्य और आर्थिक संदर्भों को लेकर, भारत में क्या स्थितियां हैं और बनेंगी क्या इनसे भारत को कैसे उबरना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, इस पर जिस तरह वो लगातार प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं, और दुनिया भर के तमाम जो वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, थ्योरिटिशियन हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा जो संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनको लेकर जिस तरह का वो एक डिस्कशन दिखा रहे हैं, जिस तरह की चर्चा पेश कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। ऐसे आपकी असहमति हो सकती है उनसे बहुत सारे मुद्दों पर, मेरी भी हो सकती है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं कि NDTV 24/7 में प्रणय राय और उनके जो रिपोर्टर एंकर हैं, खासकर मैं श्रीनिवासन जैन का नाम लेना चाहूंगा।
ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। श्रीनिवासन जैन की जो रिपोर्ट्स खासकर श्रमिकों को लेकर हैं, मजदूरों को लेकर हैं, वो आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते नजर आ रहे हैं। एक तो ये चर्चा मैं जरूर करना चाहता था, उल्लेख कि एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो वो दिखाया जाना चाहिए मीडिया को कि देखो ये रोशनी इधर है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया टुडे और जो उसका हिंदी चैनल है वो अपनी तमाम निरर्थकता के लिए काफी इस समय विवादों में है, लेकिन वहां भी राजदीप सरदेसाई, अगेन ओल्ड इज गोल्ड, वो काफी वर्षों से जर्नलिज्म में है। वो एकमात्र अपने उस प्रोग्राम के जरिए इंडिया टुडे में जर्नलिज्म की एक लौ, जैसे लगता है कि एक चिराग जल रहा है अभी भी उस चैनल पर, कि लो तमाम आंधियों अंधड़ों के बीच में, तूफानों के बीच में ये एक दिया जर्नलिज्म का अभी भी जीवित है। और राजदीप सरदेसाई भी अपने तई बेहतर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस तरह से है युवा पत्रकार भी कुछ अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासकर एनडीटीवी की, एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी 24/7 की भी। कुछ दो बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट जैसे संकेत उपाध्याय और अंजलि स्टवाल, ये लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं तारीफ भी आज करना चाहता था, इसलिए आपके सामने ये बात रखा। और बिल्कुल अंत में चलते चलते कि इस दौर में जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज पोर्टल हैं, द वायर, स्क्रॉल, न्यूज क्लिक, तमाम इस तरह के जो चैनल हैं, क्वीन प्रिंट, सभी लोग अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं। द कारवैन, उनकी जो वेबसाइट है बहुत ही शानदार। तो ये सभी लोग, मैं समझता हूं कि इस अंधेरे में भी एक दिया जलाए हुए हैं जर्नलिज्म का, और मैं समझता हूं कि इन सब का खैर मकदम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ संक्षेप में आपसे बातें मैं आज करना चाहता था। और साथ में ये भी देखिए कि पूरे देश में जो केरल है, वो वह भी एक रोशनी दे रहा है कि कैसे भारत जैसे देश में हम कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया में देखा जाए तो केरल को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में जितना कवरेज है, जितनी उसकी प्रशंसा हो रही है, उतना हमारे देश के बड़े चैनलों में नहीं हो रही है। अखबारों में फिर भी बेहतर है। गुजरात मॉडल ध्वस्त होता नजर आ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि ध्वस्त हो। मैं चाहता हूं कि गुजरात में भी संक्रमण न हो, गुजरात में भी मौतें बिल्कुल खत्म हो जाएं, बिल्कुल मौतें न हो। ये सिलसिला रुकना चाहिए। मध्य प्रदेश, जहां पर इंटरनेशनल जो ट्रेवल है वो केरला की तरह नहीं है कि जहां गल्फ से लेकर दुनिया भर में लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन वहां पर इतनी सारी कैजुअलिटी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दोस्तों, ये बेहतर हेल्थ सर्विसेज का भी मामला है और समझ का भी मामला है, वैज्ञानिकता का भी मामला है, समाज और स्वास्थ्य के रिश्तों को भी समझने का मामला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।